मराठी अस्मिता का दांव चल रहे हैं। उत्तर भारतीयों को मराठी बोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मराठी नहीं बोलने पर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की पिटाई हो रही है। लेकिन जब मनसे की गुंडागर्दी बढ़ने लगी तब सियासत भी गर्मा उठी। मुंबई में उत्तर भारतीयों की पिटाई पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भड़क उठे। उन्होंने राज ठाकरे से पूछा, आखिर चुनाव के वक्त ही राज ठाकरे का मराठी प्रेम क्यों जागता है। इससे पहले उन्होंने मराठी सिखाने को लेकर अभियान क्यों नहीं चलाया। साथ ही उन्होंने चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो महाराष्ट्र के मदरसों में मराठी बुलवाकर दिखाएं। लेकिन सवाल है कि क्या राज ठाकरे मनोज तिवारी की चुनौती स्वीकार करेंगे? क्या मदरसों में मराठी बुलवाएंगे या सिर्फ सियासत के लिए इस मराठी दांव को चला जा रहा है? क्या सत्ता के लिए हिंदी के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पण जर अशा प्रकारे मास घेऊन जर समजा कोणी अंगावरती आला, ठेचायचा म्हणजे ठेचायचाच। हमारे राज्य में हम अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं सहन करेंगे। दूसरी बात रही तो किसी भी भाषा की सख्ती नहीं सहन करेंगे, बाकी तो सब चलता है। पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये मराठी को कम दिखा रहा है और हिंदी के बारे में ज्यादा कर रहा है। भाषा पर भारी घमासान, हिंदी के खिलाफ चलते शब्द भेदी बात और सियासी संग्राम के बीच सवाल खड़े हुए कि आखिर चुनाव आते ही ठाकरे का मराठी प्रेम क्यों जागता है। बीएमसी चुनाव आते ही हिंदी भाषियों पर हमला क्यों होता है। बीएमसी चुनाव आते ही मनसे की गुंडागर्दी क्यों बढ़ जाती है। बीएमसी चुनाव आते ही मराठी पर सियासत क्यों शुरू हो जाती है। बीएमसी चुनाव आते ही हिंदी पर तनाव क्यों पैदा किया जाता है। सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में हाशिए पर पहुंच चुकी मनसे बीएमसी चुनाव से ठीक पहले मराठी का मुद्दा बना रही है। मराठी अस्मिता की आड़ लेकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैला रही है। मराठी नहीं बोलने पर महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों की पिटाई हो रही है, लेकिन सड़कों पर खुलेआम गुंडागर्दी के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मराठी सच में लोगों को इतना प्रेम है तो चुनाव में ही क्यों ये बात होती है? क्या इस चुनाव के पहले राजनीति में थे कि नहीं? क्या आपने 2 स्कूल बना दिया जहां मराठी सिखाई जाती हो? नहीं। क्या आपने कहीं मराठी सिखाने के लिए कुछ पार्टी से अभियान चलाए? नहीं। महाराष्ट्र में मनसे की गुंडागर्दी पर सियासत गर्मा गई, भाषा पर छिड़ी लड़ाई चुनाव तक आ गई और इस बीच राजनीतिक गलियारा तब और तपने लगा जब हिंदी मराठी पर छिड़ी लड़ाई में शरद पवार गुट की एनसीपी भी कूद पड़ी। एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने हिंदी मराठी के नाम पर हो रही सियासत को लेकर सूबे के सीएम देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े कर दिए। मुझे बहुत चिंता हो रही है देवेंद्र जी की, क्योंकि देवेंद्र जी पे किसका दबाव है। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, ना गुजरात सरकार ने किया है, ना तमिलनाडु सरकार ने करा, ना उड़ीसा सरकार ने किया है। बहुत सारी ऐसी, ना केरला सरकार ने की, बहुत सारी ऐसी राज्य है जिन्होंने नहीं किया है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र जी पे किसका इतना प्रेशर है, दबाव देवेंद्र जी पे है कि उनको ये करना पड़ रहा है। और पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये मराठी को कम दिखा रहा है और हिंदी के बारे में ज्यादा कर रहा है। मराठी को लेकर सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस पर सवाल खड़े किए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सवालों के कटघरे में खड़ा किया, दबाव में आने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब फौरन आया। सुप्रिया सुले जी शायद भूल चुकी है कि डॉक्टर नरेंद्र यादव का कमेटी हर एक स्टेक होल्डर के साथ काम करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी को लेके और एजुकेशन पॉलिसी को लेके। सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि हिंदी एक ऑप्शनल लैंग्वेज ही रहेगा और मराठी हमेशा कंपलसरी। हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने भी स्पष्टीकरण दी है कि मराठी अस्मिता और मराठी भाषा के साथ कोई समझौता कभी नहीं हो सकता है। बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र में मराठी के मुद्दे पर सियासी तनाव बढ़ गया, सत्ता के लिए मराठी दांव खेला गया। लेकिन सवाल है कि चुनाव है तो क्या मराठी के नाम पर भड़काने का सियासी खेल खेलेंगे? मराठी के नाम पर क्या गुंडागर्दी करेंगे? क्या उत्तर भारतीयों के खिलाफ नफरत फैलाकर मराठी का मुद्दा बनाएंगे? और सवाल ये भी कि भाषा के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर लगाम कब? राज ठाकरे के गुंडों के खिलाफ एक्शन कब? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। कुल हमारे साथ बहुत जल्दी सभी मेहमान पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश वर्मा, नेता बीजेपी, इस वक्त जुड़ गए हैं। बहुत जल्द अनीस अहमद, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र कांग्रेस से जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर सीमा मलिक बहुत जल्दी हमारे साथ प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार जुड़ेंगी, और संजय गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है, आप दोनों इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं महेश वर्मा आपको ही चर्चा में लाऊंगा, संजय गुप्ता आपके पास आता हूं उनके बाद। महेश जी, क्या आपको लगता है जो आज कई क्वार्टर में से बात निकल कर आ रही है, बीजेपी की तरफ से प्रमुखता से बात कही जा रही है और बीजेपी के सहयोगी भी इस बात को जोर दे रहे हैं कि मराठी प्रेम बहुत अच्छा है, राज्य में मराठी प्रेम, मराठी भाषा को लेकर गर्व और सम्मान रखना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ऐसे जुड़े नारे, ऐसी जुड़ी बातें, ऐसे जुड़े विवाद अक्सर चुनाव की पूर्व संध्या पर बहुत ज्यादा तेजी से सामने आते दिखाई पड़ते हैं? क्या सत्ता के लिए मराठी दांव चला जा रहा है महेश जी? इसे कहते हैं पॉलिटिकल फ्रॉड। पब्लिक के साथ एक राजनीतिक फरेब जो है, इससे अप्रोप्रिएट वर्ड कुछ हो नहीं सकता है इस मामले में। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप बीएमसी में अभी हाल में ही जिस प्रकार से आपके ही चैनल पे एक कांग्रेस के प्रवक्ता आए और उन्होंने कहा कि साहब बीएमसी के अंडर पे लगभग 200 उर्दू स्कूल। सवाल यह है कि शिवसेना और मनसे इन्होंने कभी कोशिश करी कि भाई इन उर्दू स्कूलों को बंद कर दिया जाए? 250 से ज्यादा हिंदी स्कूल, उसके फंड जाते हैं, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, उसके लिए टीचर हैं, उसको पढ़ाया जाता है। ऐसे कम से कम 700-800 स्कूलें हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस के हैं। बाकी और स्कूलों में तो मराठी पढ़ाया जाता है। अब रही बात की भाई 6ठी क्लास से तो ऐसे ही हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें मराठी को महत्व दिया जाता है। और इनके ये कह देने मात्र से कि मराठी जो है वो पढ़ाई जाए और हिंदी ना पढ़ाई जाए, ये कह देने मात्र से ना हिंदी कहीं गायब हो रही है, ना कहीं मराठी का महत्व कम हो रहा है। तो ये लोगों को कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग दोनों भाई मिलके एक प्रकार से जो है बीएमसी चुनाव को लेकर एक वातावरण तैयार कर रहे हैं, एक अपना एक माहौल ऐसा तैयार करके चुनाव लड़ना चाह रहे हैं जिसमें कि दो फाड़ हो जाए, एक मराठी एक नॉन मराठी। अब सवाल यह है कि नॉन मराठी में जो वोट है और जो मराठी में वोट है, और जिस प्रकार के अभी हाल में चुनाव देखने को मिला मुंबई में, जो मुंबई विधानसभा है लगभग 34-35 के आसपास वहां विधानसभा है, उसका रिजल्ट देखिए 2024 का, उसमें लगभग हम 22 सीटें तो बीजेपी जीती, मतलब बीजेपी तो उसमें 15 सीटें, हमारी जो महा यूपी जो हमारी अलायंस है, हमारा अलायंस जो है लगभग 22 सीटें वहां जीता, बाकी 14 सीटें ये लोग जीते। तो सवाल ये है कि वहां भी इनको कहीं ना कहीं वो हार दिखाई दे रहा है, उससे कहीं ये सहमे और डरे हुए हैं। अब इनके पास कोई और हथियार नहीं है और लगातार इनका एक जो बीएमसी का जो कार्यकलाप है, चाहे कह लीजिए कि बीएमसी में जो करप्शन है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। उसके ऊपर कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता। जो लोगों को जिन चीजों पे लड़ना चाहिए, जिन चीजों की वजह से कहीं बीएमसी बदनाम है, उन बदनामी से बाहर निकालने का कोई बात अपना सुप्रिया सुले जी नहीं कर रही। सुप्रिया सुले जी अपनी कंफर्टेबिलिटी के लिए, अपनी राजनीति के लिए वो ऐसी चीजों को कहीं पॉइंट आउट कर रही है कि पता नहीं किस दबाव में मुख्यमंत्री जी ऐसा क्या कर रहे हैं, जो आप जो है, जो मतलब आप कह रही हैं और मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं उसमें अंतर क्या है, समझ में आना चाहिए ना जनता को। आप ये कहना चाह रही हैं कि भाई और स्टेट है और राज्य हैं, वहां पे जो है लोकल भाषा को हमेशा न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर पढ़े बगैर सुप्रिया सुले जी अगर कोई बात कह रही हैं, तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है, आपके चैनल की भी गलती नहीं है। देश का एक नेता अगर उसको पढ़ना और समझना जाए तो प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर्वथा ये उसमें प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि आप जो है लोकल भाषा में ही उसकी पढ़ाई कराएंगे। तो अब ऐसे में
और एक मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव जी ने जो फैसला लिया और उस फैसले पे कैबिनेट ने मोहर लगाया, क्या उसको हम बदल दें? क्या उसको जो है उसको नहीं मानना चाहिए? एक सरकार कोई आए, वो पहले के कैबिनेट के फैसले को बदलते रहे, सरकार यही काम करती रहे अपनी राजनीतिक सहूलियत की वजह से, जनता गई भाड़ में। तो मेरा ये कहना है कि जो कुछ भी आप करिए, लेकिन वो काम करिए जिससे कि बीएमसी की जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौती है, जो वहां पे जैसे बाढ़ के बारिश की वजह से जिस प्रकार से अस्त व्यस्त लाइफ हो जाती है, दिल्ली वो मुंबई जो है वो भारत की एक फाइनेंशियल कैपिटल है, वहां जिस तरह के आबादी का मतलब जिस तरह से आबादी बढ़ी और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वहां कमी महसूस हो रही है, वो चैलेंजेस के बारे में, उसके बारे में हमें सबसे पहले सोचना चाहिए कि किस तरह से ट्रैफिक स्मूथ हो, किस प्रकार से वहाँ जो स्वास्थ्य और शिक्षा और अन्य सुविधा जो है, जो सैनिटेशन का सुविधा है, या कह लीजिए कि वहाँ एक प्रकार से रह रहे के कई बार जो है मैं सुनता रहता हूँ या न्यूज में हम पढ़ते रहते हैं कि कई बार तूफान जो है कोस्टल एरिया है, तो कई बार तूफान से भी कई चीजें प्रभावित होती हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, बात करेंगे उससे जो कि आपको राजनीति जो है ना बवंडर खड़ा करने में, आप नहीं, अब बवंडर की बात कर रहे हैं। जनता तक पहुंचने का महेश जी एक तरीका होता है, और वो तरीका हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से, अपनी बेहतरी के हिसाब से जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको चुनता है। लेकिन उसी को मुद्दा डिकोड किया ना जो मैंने, सामने राजीव आ रहा है जी, मैं उसी उसी को पर आ रहा हूं नहीं, मैं। हम डिकोड, हमारी ड्यूटी है कि अगर कोई आदमी इस तरह से तरीका जो चुनता है, उस तरीके जो उसका तरीका अख्तियार किया हुआ, उसका डिकोडिंग करना, उसका पर्दाफाश करना, उसको ठीक है, लेकर कहीं ठीक है। पब्लिक में बताना, यही हमारी ड्यूटी है। ठीक है, ये आप अपनी सवाल और भी रखूंगा, उस पर आप इसको सामने रखते जाइएगा। मेरे साथ इस वक्त अनीस अहमद भी जुड़ गए हैं, मेरे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, और मेरे साथ सीमा मलिक एनसीपी शरद पवार से भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं अभी महेश जी से बात कर रहा था। महेश जी, सुप्रिया सुले जी के सवालों पर उठा रहे थे, कुछ अपनी तरफ से सवाल वो रख रहे थे, लेकिन मैं अपना सवाल आपके सामने रखूंगा और अपनी बात आप सामने रखिएगा। फडणवीस के ऊपर, देवेंद्र फडणवीस के ऊपर सुप्रिया सुले के सवाल तब और भी खास हो जाते हैं जब हम इस बात को याद करते हैं कि विजय रैली में सुप्रिया सुले शामिल तो हुई थी, लेकिन वो फोटो ऑप से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके बाद वो खामोश रही हैं लंबे वक्त तक, और अब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को कटघरे में खड़ा किया है। क्या वजह हो सकती है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी शरद पवार को भी वो एक चीज दिख गई है जिससे वो जनता के नजदीक जा सके? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, सुप्रिया सुले जी हम सब जानते हैं कि बहुत एक सुलझी हुई नेता है देश की, और कभी भी हमने उनको कभी भी कोई ऐसी मुद्दा उठाते हुए नहीं देखा कि जो मतलब जिसका कोई औचित्य ना हो, फ्रैंकली, या किसी भी मतलब इलेक्शंस के लिए या कुछ भी। ये शी इज अ वेरी मैच्योर लीडर, एंड जो भी देखिए उन्होंने कहा है वो, देखिए आप इस बात का एक वो बना रहे हैं कि वो वहां पर मतलब हमारी पार्टी के लोग गए थे उसमें, तो देखिए एक दो भाई मिल रहे थे, तो हमने उसका स्वागत किया, और हम आज भी कहते हैं कि हमने उसका स्वागत किया। अगर दो लोग मिल रहे हैं 20 साल के बाद, आई थिंक 2 डिकेड्स के बाद वो मिल रहे हैं, तो इसमें आपको मतलब जो बीजेपी है या जो शिंदे ग्रुप है, उनको इतना मतलब परेशानी क्यों हो रही है? मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। और देखिए, जो मैम ने उठाया है सवाल, ये बिल्कुल देखिए, पहले भी जब ये जीआर आया था तो शी वॉज द फर्स्ट टू सेट कि भाई ये जो आप डिसीजन ले रहे हैं, ये हिंदी को फर्स्ट क्लास से पढ़ाने के लिए तो बहुत जल्दीबाजी में ले रहे हैं, और ये गवर्नमेंट जो है ये कभी भी मतलब लोगों को कभी भी कंसल्ट नहीं करती। दे नेवर टेक द कंसेंसस, चाहे जो भी लोगों, देखिए जो मतलब मेरे ख्याल से इतने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं एंड एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब आप इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं जिससे कि लोगों को ये लगता है कि आप स्टेट बोर्ड को शायद सीबीएसई से रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए, इसलिए हम लोगों ने ये सवाल उठाया कि एक छोटे छोटे बच्चे हैं, हाउ कैन दे टेक द प्रेशर मतलब ऑफ दिस थिंग। तो उसके बाद देखिए, आप मान भी लिया गया, ये बात है ना, हमने सिर्फ इसलिए बोला कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो बैग का बोझ है वो बढ़ता ही जा रहा है। मतलब आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े बैग्स उठा के बच्चे जा रहे होते हैं, ये बुक वो बुक, तो देखिए, और वैसे भी 5th क्लास से यहाँ पर ऑलरेडी हिंदी पढ़ाई जा रही है, और आपने अपना जीआर वापस भी लिया, सब कुछ हो गया, चलिए हम भी खुश थे, आप भी खुश थे। लेकिन अगेन यू हैव स्टार्टेड, मतलब ये सब चीजें जो हो रही हैं इसको हम लोग सब देख रहे हैं
कि किस टाइप की पॉलिटिक्स हो रही है, कभी मतलब किस तरह की भाषा यूज करी जा रही है। और देखिए, ये चीज केवल ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब एमएनएस नहीं किया है, इनके इनके जो शिंदे ग्रुप के जो एमएलएस हैं वो भी उस मेरे ख्याल से प्रदर्शन में गए थे। तो मतलब जो भी हो रहा है फ्रैंकली हम उसको हम नहीं हमें लगता है कि मतलब ये कि हिंदी मराठी जो है, वी ऑल नो दैट मराठी पीपल आर सो इमोशनल अबाउट मराठी, एंड एक अच्छी भाषा है। हमने देखा है कि मतलब अगर कल्चरल उससे भी आप देख लीजिए, यू नो सो मेनी चीजें हैं, इतनी अच्छी मूवीज आती हैं उसमें, and इतने जी। मतलब चीजें हैं। मतलब हमने देखा है कि कल्चर एंड उसमें कितना आर्ट में उनका सहयोग है। और एवरीवन देखिए, मतलब महाराष्ट्र की मैं तो यही कहूंगी कि एक आत्मा है। तो फिर क्यों मतलब बार बार किसी को भी वो करना है इस तरह से। And हम हिंदी के हम भी मतलब देखिए, मेरे अभी तक महाराष्ट्र में कोई ऐसा इशू था नहीं फ्रैंकली। अगर मैं डॉक्टर देखिए, सभी लोग हम लोग हिंदी भी बोलते थे, मराठी भी बोलते थे, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं था। बट वाई आई थिंक बीजेपी, और देखिए जो ये लोग कहते हैं कि ये चीजें हैं, तो ये लोग कंट्रोल क्यों नहीं करते ये चीजें। हर जी। रोज ये कहने से देवेंद्र फडणवीस जी आते हैं और बोलते हैं कि हम मतलब बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा और ये सब। हाँ, एक्शन कब होता है? वो कड़ा एक्शन देखा नहीं और है उसके महाराष्ट्र बाद। की देखिए, आज इसी भाषा के लिए नहीं है, अभी भी आप देखिए कितनी उसकी न्याय व्यवस्था खराब चल रही है। हर रोज वहां पे दंगे होते हैं, वो हर मैं रोज वहां पे दंगे होते हैं, मेरे आप देख साथ लीजिए अनीस कभी। अहमद जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और वो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस के। लेकिन अनीस भाई, आपका रुख करूंगा। संजय गुप्ता मेरे साथ बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। संजय भाई, आपसे जो कुछ अभी विवाद होता आया है, इसके ऊपर पहली से पांचवीं तक वो हिंदी की वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी और उसके बाद विरोध होना शुरू हुआ, लेकिन ये जीआर वापस ले गया। अगर आपको लगता है अगर चुनाव नहीं होते तो जीआर वापस लेने के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जा चुका होता, केवल चुनाव होने के चलते ये मुद्दा इतना उभारा गया है? अनम्यूट कर लें संजय भाई। हो गया जी। ठीक है। देखिए, चुनाव के समय भी इस तरह के मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जिससे कि देश बंटता हो। हमारे देश के अंदर राज्यों का गठन जो है वो भाषा और संस्कृति के आधार पर जरूर हुआ था, मगर वो राज्यों के गठन के लिए हुआ था। मगर जिस तरह की राजनीति आज राज ठाकरे और उद्धव जी कर रहे हैं भाषा को लेकर के, ये एक विभाजनकारी नीति है जो देश कभी भी सहन नहीं कर सकता। देखिए, बाला साहब एक ही थे। आज ठाकरे ब्रदर्स की इस तरह की राजनीति को देख करके मैं कह सकता हूं कि बाला साहब ठाकरे एक ही थे और वो चले गए। और आज जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो सही नहीं है। इस तरह की राजनीति करने से पहले इन्हें ये भी देखने की जरूरत है कि आज महाराष्ट्र के अंदर कितनी ऐसी नगर निगम है जिनके अंदर प्रशासक काम चला रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर कितनी ऐसी नगर निगम है, कितनी ऐसी नगर परिषदों का काम है जो प्रशासक देख रहे हैं। 248 नगर परिषदों का काम आज प्रशासक देख रहे हैं। इसी तरह से 147 में से 42 नगर पंचायतों का कार्यभार प्रशासकों की देखरेख में चल रहा है। ग्रामीण महाराष्ट्र में 34 जिला परिषदों में से 32 में आज प्रशासक काम कर रहे हैं। कुल 351 पंचायत समितियों में से 336 पर प्रशासक काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जहां पर चुने प्रतिनिधियों ने काम करना था वहां पर आज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हैं। और अगर कहीं पर चुने प्रतिनिधि नहीं है तो उस शहर का, उस गांव का साफ सफाई का, रोड सड़कों नालियों का काम उस तरीके से नहीं हो सकता जिस तरह से एक चुने प्रतिनिधि कराते हैं। तो इन मुद्दों को भी उन्हें देखना चाहिए कि महाराष्ट्र को कैसे आगे लेके जाना है, महाराष्ट्र के लिए कैसे काम करना है, बजाय इस भाषा की दलगत राजनीति में जाने के। और भाषा पर तो क्लियर तौर पर सरकार ने कहा है कि वो ऑप्शनल है, क्योंकि आज 120 से ज्यादा विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर हिंदी भाषी प्रभावित करते हैं महाराष्ट्र को कि महाराष्ट्र के अंदर कौन रहेगा। और महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो हिंदी भाषी है। तो क्या वो देश के नागरिक नहीं है? और अगर उन्हें हिंदी आती है और मराठी नहीं आती तो क्या वो उनकी पिटाई करेंगे? क्या ये किसी भी संविधान, क्या ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का अपमान नहीं है? नहीं, आप मानते हैं अगर जीआर वापस लेने के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में जा चुका होता अगर चुनाव नहीं होते तो? वो अभी चुनाव को उनको ऐसा लग रहा है कि इससे हमें चुनाव में, अभी तो चुनाव बीएमसी का चुनाव तो अभी दिसंबर में होगा या जनवरी में होगा, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के। आज देखिए ना आप, महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी जैसे चुनाव को भी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ रहा है। 2022 से महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर चुनाव नहीं हुआ। और आज कितनी नगर परिषदें और नगर ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर चुनाव नहीं हुआ। तो बजाय उसमें उसके ऊपर अपनी ताकत लगाने के
आज ये ऐसे मुद्दों पर ताकत लगा रहे हैं जो कि मुद्दे ही नहीं है, जो कि देश के विकास में कोई अहमियत ही नहीं रखते। तो मेरे ख्याल से मुझे तो ये लगता है कि आज ठाकरे ब्रदर्स जिस तरह से बाला साहब की लेगेसी से हटे हैं, वो उस विचारधारा पे चलिए नहीं, जिस संजय जी, विचारधारा पर बाला आपका साहब मानना थे। है कि बाला साहब की लेगेसी छोड़ दी गई है, इस वक्त शुद्ध राजनीति हो रही है। लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार अनीस अहमद भाई, बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ। सवाल आपके सामने कोई क्लिष्ट नहीं रख रहा हूं, बस इतना कि क्या आपको लगता है कि वाकई मनपा या बीएमसी के चुनाव को लेकर इस वक्त सत्ता पाने के लिए मराठी दांव चला जा रहा है, क्या दोनों तरफ से? ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र में बहुत सालों से चुनाव नहीं हुए हैं। अभी संजय गुप्ता जी ने जो बताया है उस बात से मैं सहमत हूँ। संजय भाई ने कहा कि यहाँ पर बहुत सारे नगर पालिका, महानगर पालिका, बीएमसी, नागपुर, पूना, नासिक, कहीं पर भी चुनाव नहीं हुए और जिला परिषद में भी चुनाव नहीं हुए। और हर पार्टी चाहती है कि आने वाले चुनाव में, महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए थे पिछले दिनों में, उसमें बहुत बड़ी चीटिंग हुई है, ये राहुल गांधी ने भी कहा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है। और किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में दोबारा आना चाहती है। दूसरे जो मराठी पार्टी है, राज ठाकरे की या जो भी अलग अलग पार्टियां हैं, सब अपना अपना इफेक्ट दिखाना चाहते हैं। तो ये भाषा को लेकर जो पहली बार संग्राम मनसे ने जो किया है और अलग अलग पार्टी उसको विरोध नहीं कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ज्यादती है कि किसी की पिटाई नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हर भाषा का हमने स्वागत करना चाहिए। बंबई के अंदर में, बंबई जो है, बंबई में पूरे देश के लोग आते हैं और देश के अंदर के अच्छे लोग आकर बंबई में काम करते हैं। और बंबई बना है तो पूरे देश के लोगों से बंबई बना है। तो यहाँ पर कोई भाषा की राजनीति नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सभी भाषा के लोगों का स्वागत होना चाहिए और यहाँ पे इसमें भाषा के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। विकास के ऊपर में राजनीति हो सके, लेकिन भाषा के ऊपर में कभी राजनीति नहीं होना चाहिए। जो भी पार्टी अच्छा काम करेगी उसे लोग वोट देंगे। मुझे नहीं लगता कि भाषा के ऊपर लोग वोट देंगे, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ भाषा को लेकर, अगर बीएमसी के इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए, अगर भाषा, मराठी भाषा को लेकर अगर ये बात सामने रख रहे हैं, मराठी स्पिरिट लाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हिंदी भी राष्ट्र भाषा है और हिंदी भी इतनी सरल है जितनी मराठी है, मराठी भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हिंदी है। अगर हिंदी हमारी मातृभाषा, देश की भाषा है, तो मराठी हमारी मौसी है। तो हमने दोनों भाषा, हिंदुस्तान जब बना है, जब सब लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बांग्लादेश से, बंगाल से लेकर बंबई तक, अगर सब हम देश को एक करना चाहते हैं तो हम सब लोगों ने मिलकर इस देश को मजबूत करने की बात करनी चाहिए। यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का भाषा को देख के राजनीति नहीं होना चाहिए। ये हमारा स्टैंड रहेगा। ये मैं आपके सामने अपना सजेशन दूंगा, सुझाव दूंगा। अनीस भाई, आप बात तो बहुत अच्छी कह रहे हैं, लेकिन ये होता जमीन पर दिख नहीं रहा है। मुझे बस इतना बताइए आप, क्योंकि आप फॉर्मर मिनिस्टर हैं, कांग्रेस ने अब तक जो रुख सामने रखा है, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी और सबसे ख्याति नाम पार्टी, इसने देश पर सबसे ज्यादा शासन किया, महाराष्ट्र पर भी शासन किया। ये जो मनसे का थप्पड़ एपिसोड चल रहा है, क्या इसके छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे? क्या लोगों के दिमाग में थप्पड़ को लेकर डर नहीं आ रहा है? पर प्रांतीय अब जो वहां जाना चाहते हैं, वो क्या वहां के हालात को लेकर बातें नहीं कर रहे हैं? क्या इस बात का डर कांग्रेस को नहीं महसूस होता? देखिए, मैं एक बात आपको साफ करना चाहता हूं। क्या मनसे बिहार में चुनाव लड़ा सकती है? क्या मनसे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा सकती है? क्या मनसे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा सकती है? क्या मनसे तमिलनाडु में जाके चुनाव लड़ा सकती है? जो मनसे आज कर रही है, क्या मनसे देश की राजनीति कर रही है कि राज्य की भाषा की राजनीति कर रही है? देखिए, बिहार में चुनाव है, अगर भारतीय जनता पार्टी मनसे को साथ में लेंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी मनसे को बिहार में लेकर साथ में चुनाव लड़ सकती है? ये बहुत सारे सवाल आज हमारे सामने हैं। नहीं, इसी का जवाब मैं आपसे आगे भी लूंगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे, आप उद्धव के साथ हैं अघाड़ी में, उद्धव के साथ मनसे है, तो क्या ये आप पर छींटे नहीं आएंगे? खैर, इस वक्त इस बीच अरविंद सावंत जी, जो शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं, उनसे बात की इंडिया न्यूज ने। उन्होंने इस सारे विवाद पर क्या कहा है, सुनते हैं पहले।
सिर्फ भाषा विवाद भी महाराष्ट्र में चल रहा है, इस पे काय का भाषा विवाद ही राजा हो गया। आपने पूछा, मैंने अभी भी कहा, किसी ने मुद्दा उठाया था, मैंने बोला भाई भाषा विवाद नहीं है। महाराष्ट्र जैसा एक भी राज्य इस देश में नहीं है जिसमें सभी को समाया गया है, प्यार से रहते हैं। पटक पटक के मार देंगे, डुबो डुबो इतना विषय था भाई, ये इनको तो गंदगी इनके पास पाले पोसी है ना, हर विषय को भटका के कुछ लगड़ा देगा। विषय ये था कि प्राथमिक शिक्षा में तीसरी भाषा न हो। हिंदी का विरोध नहीं है, हिंदी का किसी भाषा को सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा आपके कारण। फिर क्यों नहीं, गलती है ना। प्राथमिक शिक्षा में तीसरी भाषा क्यों? तुम्हारे उत्तर प्रदेश में तीसरी भाषा कौन सी? मराठी पढ़ाओगे? वो तो बताओ। ये तो अरविंद सावंत, जिनका कहना है कि बात सिर्फ इतनी थी कि मराठी भाषा पढ़ानी चाहिए, मराठी भाषा की कीमत पर हिंदी भाषा नहीं पढ़ाना चाहिए। कैमरा अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। खैर, मेरे साथ सभी मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। चर्चा बहुत अच्छे दौर पर इस वक्त चल रही है। करीब करीब सभी एक मत हैं कि इसके लिए जगह नहीं है, लेकिन अब तक इसके लिए कोई तर्क सामने नहीं आ पाया कि फिर महाराष्ट्र में उद्धव और मनसे मिलकर या यूबीटी और मनसे मिलकर क्यों इसको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या इसके पीछे वही एक वोट पाने का एक जरिया या लालच है? महेश वर्मा जी, बीजेपी के लीडर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। महेश वर्मा जी, क्या मैं ये कह सकता हूं कि नॉन मराठी वोट जो मौजूद है इस वक्त मुंबई में वो बटेगा और मराठी हमारे खेमे में आएगा? क्या मराठी पर हो रही राजनीति के पीछे ये सोच हो सकती है या आपको लगता है? बिल्कुल है। देखिए, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी मजबूरी होती है। अब अनीस जी जो है किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे के इस बात का समर्थन क्यों नहीं कर रहे? सुप्रिया सुले या शरद पवार जी ऐलान करें ना नई दिल्ली में आके कि भाई हम जो है वो हिंदी के विरोध में, फिर वो हिंदी बेल्ट में जाए, फिर उन्हें पता चलेगा कि हिंदी का विरोध करने का मतलब क्या होता है। अनीस जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई मनसे का जो है इस मुद्दे को लेकर हम बिहार के चुनाव नहीं लड़ सकते। और रही बात भाषा, भाषा विवाद के लिए थोड़ी है, भाषा संवाद के लिए होता है। आप भाषा के जरिए संवाद करिए ना साहब। भाषा इसलिए थोड़ी सीखते हैं कि आप किसी को मारेंगे, पीटेंगे, गाली गलौज करेंगे। भाषा इसलिए नहीं होता है, भाषा इसलिए सिखाया जाता है कि उसके जरिए कुछ आप अचीव करिए अपने जीवन में। तो ये चीज तो हो नहीं रहा है। ये तो दोनों भाई जो है मिलके जो चीज कर रहे हैं वो अपने आप में जाहिर करता है कि ये पॉलिटिकल कारणों से कर रहे हैं। क्योंकि इनके साथ अगर कहीं सुप्रिया सुले जी कह रही हैं कि भाई देवेंद्र फडणवीस जी हिंदी के साथ मराठी के साथ जाति कर रहे हैं और हिंदी का वो विरोध कर रही हैं, तो सार्वजनिक रूप से वो कहे कि भाई हम बीएमसी चुनाव में हिंदी का विरोध करते हुए चुनाव लड़ेंगे, हम कहें उद्धव और राज ठाकरे जी के स्टैंड के साथ हैं। लेकिन ऐसा भी ना कहना और ऐसा ना करके मुंबईकर के साथ जो वो अन्याय कर रही हैं और जो पॉलिटिकल वो अपनी बाजीगरी दिखा रही हैं, मैं समझता हूँ यही आपत्तिजनक है। नहीं, आप मानते हैं क्या महेश जी कि पार्टियों की सोच ये है कि मराठी वोट तो हमारे खेमे में आ जाएगा इस मुहिम के चलते, नॉन मराठी बढ़ जाएगा तो जो हासिल करना है हासिल कर लेंगे? क्या आपको नहीं, लग रहा है? आपको एक बात और आपको बताओ, इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि मराठी नॉन मराठी में आप देखिए, मराठी वोटों के ऊपर कब्जा करने की जो एक ये मुहिम है उसमें डिवीजन होगा। आज जो लोग नॉन मराठी हैं वो इस बात से सख्त नाराज है कि इस बात को लेके खामखा उनको जो है 2 दर्जे का वहां नागरिक बनाया जा रहा है। उनके बीच में एक गहरी खाई पैदा की जा रही है। बहुत सारे लोग, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो कोई भी हो, जो नॉन मराठी है उनके बीच में आप जाइए, एक सर्वे कराइए और उनकी तादाद ज्यादा है। महेश जी चलिए ठीक है। महेश जी, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे बस इतना बता दीजिए, एक ऐतराज है, सुप्रिया सुले ने जो बात रखी वो बात मुझे भी दिखाई पड़ी। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि अगर किसी ने ये सब काम फिर से किया तो हम उससे बहुत बहुत कड़ाई के साथ निपटेंगे। कितनी कड़ाई हो गई? मामले तो होते ही जा रहे हैं ना, अलग अलग जगह से रिपोर्ट हो ही रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि सवाल यह है कि करा कौन रहा है, कर कौन रहा है। जरूरत ये क्यों आन पड़ी? आज की बात तो नहीं है ना ये। आज कोई उद्धव ठाकरे जी ने ये फैसला लिया कि हिंदी को लागू किया जाएगा, तब तो ये विरोध नहीं हुआ। अब वो नहीं अपने ही फैसले का वो विरोध पे अगर उतारू हैं
राजीव जी, इसका जवाब कौन देगा? ये तो ये नहीं, प्रश्न हो गया। फिर भी और सवाल है कि इनके जमीन जो पर साथ कड़ा खड़े लोग हैं, जमीन ये पर भाजपा कड़ा या कदम वो तो होम या मिनिस्टर और कांग्रेस चीफ हो या मिनिस्टर को राष्ट्रवादी लेना होगा कांग्रेस ना। हो। उन्होंने राजीव जी, ऐसा देखिए, राज ठाकरे ने जो बोले हैं, उस बोलने पर तो होम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपनी तरफ से संकेत देंगे। कहने से कितना हो जाता। खैर, रामदास अठावले को सुन लेते हैं, वो क्या कर रहे हैं इस विवाद पर, फिर डॉक्टर सीमा मलिक आपका रुख करता हूं। रामदास अठावले जी आ चुके हैं। अठावले साहब, क्या ये जिस तरह से उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस मिल रहे हैं, क्या नया समीकरण बनेगा महाराष्ट्र में? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने से नया समीकरण बनेगा, लेकिन वो हमारी महायुति को फायदे का होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी खूब हो रही है। इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों भाई एक आने से भी कोई उनको ज़्यादा पॉलिटिकल फायदा होगा नहीं। लेकिन ये जो भाषा के नाम पे जो लड़ाई चल रही है, आपको लगता नहीं होना चाहिए? भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। भाषा के नाम पर मराठी भाषी को हम सब लोग ही है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और इसीलिए इसी तरह गुंडागर्दी करना ठीक नहीं। रामदास अठावले, जिनका कहना है कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी करना ठीक नहीं, और जहाँ तक उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के मिलने की बात है, तो ये सभी के लिए फायदे की चीज होगी। संजय शर्मा ने दिल्ली। डॉक्टर सीमा मलिक मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, एनसीपी शरद पवार से प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, क्या वाकई आपको देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी खलती है जब वो कहते हैं कड़ा कदम उठाएंगे, और क्या आपको उनका ये राजनीतिक पैंतरा लगता है जब वो कहते हैं कि उद्धव जी आप हमारे साथ आ सकते हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 2 बार मुलाकातें हो चुकी हैं ठाकरे परिवार की उनसे? जी, मैं यही कहना चाह रही थी। मुझे पता नहीं, महेश जी शायद मेरे ख्याल से आधिकारिक प्रवक्ता हैं बीजेपी के या नहीं, पर जिस तरह से वो लगातार मेरे ख्याल से सुप्रिया मैम के अगेंस्ट कुछ बोले चले जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने एक बिल्कुल बात कही है कि जिस तरह से कोई एक्शन नहीं होता है यहाँ पर, और जिस तरह से इससे मतलब लगता है कि ये किसी दबाव में है या जो भी है। और देखिए, जिस तरह से ये जो चीजें बढ़ रही हैं, इसमें मेरे ख्याल से बीजेपी के भी नेताओं का बहुत ज्यादा हाथ है, जिन्होंने कि इसको एक मतलब हिंदू मुस्लिम इशू बना दिया है। शायद इनको ये दिखाई नहीं पड़ता है, या लगातार एक मतलब एक सीनियर लीडर के ऊपर कुछ भी बोले चले जा रहे हैं यहाँ पर बैठ के। और देखिए, बेसिक बात बोल रहे कि आप दिल्ली में जाकर ये बोलिए कि हम हिंदी विरोधी हैं, तो हम क्यों बोले भाई? आप जो बोलोगे हम बोलेंगे, हम हिंदी विरोधी है ही नहीं। हम लोग भी हिंदी भाषा बोलने वाले लोग हैं, और बहुत सालों से, मेरे ख्याल से 18 साल से मैं इस पार्टी में हूँ, और मुझे कभी भी इस बात का दबाव नहीं दिया गया कि आप मराठी बोलिए, आप या कुछ करिए या कुछ भी। अभी भी मैं मुंबई गई थी, मैंने पहले भी बताया था, मैंने पूरा भाषण अपना हिंदी में दिया था, एंड इट वाज वेलकम। ताली बजाई थी लोगों ने पूरे हॉल में, मैं ये कहूंगी। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा इस तरह का कोई विवाद वहां नहीं था। और हम लोग क्यों बोले कि हम हिंदी विरोधी हैं? वी आर नॉट हिंदी विरोधी एट ऑल, है ना। बस ये कहने की बात है कि एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो प्रेशर दिया था, वही मैंने बोला था। 5वीं क्लास से ऑलरेडी वहां पर हिंदी पढ़ाई जा रही है, और सब इशू खत्म होने के बाद अगेन यू आर मेकिंग इट अ हिंदू मुस्लिम इशू, एंड हर रोज आप कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, पर क्या एक्शन लेते हैं आप? तो इसका दबाव, हर आदमी ये सोचेगा ना कि किस दबाव में है भाई आप एक्शन नहीं लेते हैं, आप बात करते हो कल उनसे कि आप हमारी साइड आ जाइए। तो व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस, है ना। किस तरह की पॉलिटिक्स है? कभी किसी को बोलते हैं आप इधर आ जाइए, कभी किसी को ऑपरेशन कमल या जो भी इनका ऑपरेशन टाइगर वाइगर जो चल रहा है, तो सब लोग जानते हैं उसके बारे में। और आप एक्शन क्यों नहीं लेते भाई? आप एक्शन नहीं लेते, किसकी मतलब जिम्मेवारी है न्याय व्यवस्था वहां की? महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, जो महिलाओं के साथ हो रहा है, क्यों नहीं आप कंट्रोल करते भाई? आपके सेंट्रल में गवर्नमेंट है, आपके यहाँ पर गवर्नमेंट है, आप सर्वशक्तिशाली व्यक्ति हो, तो आप हम ये सब सही कहा आपने, किस तरह की पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स तो है, इतना समझ में आ रहा है। मेरे पास समय कम है, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, और आप सब शामिल हुए मेरे साथ, इसका धन्यवाद। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पॉलिटिक्स के बीच में चुनाव के समीकरण बहुत ज्यादा प्रभावी हैं, और हर कोई नफा नुकसान यहां जरूर देख रहा है। महाराष्ट्र में भाषा पर गरमाई सियासत और मनसे की गुंडागर्दी पर नागपुर में जनता क्या सोच रही है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी कैलाश सुगंध ने। मराठी मुद्दा जो महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा गर्म मुद्दा चल रहा है, और कल जिस प्रकार से राज ठाकरे की मुंबई में रैली थी, स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्कूल में भी मराठी हम जरूरी कर देंगे, नहीं तो स्कूल भी बंद कर देंगे। और मराठी के मुद्दे पर उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी निशाने पे लिया। तो क्या मराठी मुद्दा जो है वो कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है, ये हम जनता से भी जानना चाहते हैं। और आज हम नागपुर के जो है जाफर नगर में खड़े हैं। जाफर नगर में
कुछ समाजसेवी हैं और कुछ नागरिक हैं हमारे साथ खड़े हैं जो अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। और यही जानने के लिए आज हम नागपुर के जाफर नगर में आए हैं। तो हम जानेंगे कि क्या जिस प्रकार से एक प्रकार से जबरदस्ती जो की जा रही है मराठी बोलने के लिए, वो क्या सही में ज्यादा जरूरी है या गैर जरूरी है, ये राय जो है जनता रखेंगी, नागपुर की जनता रखेंगी, जाफर नगर की जनता रखेंगी। आज हमारे साथ में मौजूद है यहाँ के जो कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौसुद्दीन है जी। मैं व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ और यहाँ का इस एरिया का समाज सेवक भी। जिस प्रकार से मराठी मुद्दा चल रहा है, तो मराठी मुद्दा कितना जरूरी है, कितना गैर जरूरी है, क्या कितनी आप मराठी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये बताइए। देखिए, हम लोग तो बोलचाल में हिंदी ही बात करते हैं और सरकारी काम में जहाँ रहता है, क्योंकि महाराष्ट्र है तो वहाँ पे मराठी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई हमसे मराठी में संपर्क करता है तो बराबर जवाब देते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी मातृभाषा प्लस साथ साथ अपनी देश की हिंदी जो सो देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसलिए हम लोग हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं। और हिंदी में बात करने से क्या है, वो कोई भी समाज या कोई भी भाषा का रहा हो, ईजी संपर्क हो सकता है, ईजी कम्युनिकेशन हो सकता है। इसलिए हम लोग हिंदी में भाषा में बात करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ती है मराठी भी बात करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़ती है ऑफिशियल कम्युनिकेशन मराठी में करते हैं। जिस प्रकार सख्ती की जा रही है कि आपको मराठी में ही बोलना है, नहीं तो हम स्कूल में भी मराठी जो है जरूरी करा देंगे या तो स्कूल बंद कर देंगे, ऐसा एमएनएस के प्रमुख राज ठाकरे का कहना है। इस विषय पे आप क्या कहोगे? स्कूल्स का डिसीजन तो गवर्नमेंट का रहता है और वो करिकुलम में इसको लाते हैं या ना लाते हैं वो गवर्नमेंट का विषय है, हम लोग का नहीं है। लेकिन हम लोग को क्या पकड़ के मार के तो मराठी में बात करने नहीं बोल सकते ना। हम महाराष्ट्रियन है, प्राउड टू बी महाराष्ट्रियन। हम लोग जब जब जरूरत पड़ती है मराठी में बात करते हैं। मराठी का हमको कोई अपोज नहीं है, लेकिन मराठी बात ही करना पड़ेगा, हिंदी बात नहीं करना पड़ेगा, इसका अपोज करते हैं। जिस प्रकार से मुंबई में जो है ऑटो चालक से लेके दुकानदारों को मारा पीटा जा रहा है कि मराठी में आप बात करें, वरना आपको भी थप्पड़ पड़ेंगी, नहीं तो आप व्यापार नहीं कर सकते, क्योंकि आप यहीं से रोजी रोटी कमाते हो और आपको मराठी बोलना अनिवार्य है। तो इस विषय में आप क्या कहोगे? अगर कोई आपसे जबरदस्ती कहे कि आप मराठी ही बोले, तो आपका जवाब क्या रहेगा? नहीं, हम बता रहे हैं ना, मराठी का हमको अपोज नहीं है। अब कोई आएगा और हमको हिंदी में भाषा में बात पूछेगा सवाल, तो हम मराठी में तो जवाब नहीं दे सकते ना। अगर महाराष्ट्रियन या मराठी लोग कोई आके जवाब पूछेंगे तो बराबर मराठी में जवाब देंगे। लेकिन इसके विषय में हमको बाध्य करना या किसी को मारना तोड़ना, ये क्या है? देश फेडरल कंट्री है अपना, यहाँ पे कोई भी आदमी कोई भी भाषा वाला आ जा सकता है, हर को पकड़ के मार नहीं सकते ना, ये बहुत गलत है। मराठी कंट्रोवर्सी में जिस प्रकार नीलेश राणे भी खुद पढ़े कि मदरसे में भी आप मराठी में आप पढ़ाने के लिए बोलिए, एमएनएस सुप्रीमो को बोल चुके हैं वो, और जो अजान भी है वो भी जो है मराठी में देने के लिए बोल रहे हैं। आप में ऐसी हिम्मत है तो आप ये करके दिखाए। तो नीलेश राणे का बयान जो कितना आप सही मानते हैं? नीलेश राणे देखो, उनको आप देख रहे हो ना, महाराष्ट्र में कोई उनकी बात नहीं सुनता। वो जो बातें करते हैं उसमें से कोई भी इश्यू आए उसको मुसलमान को कैसा टारगेट करना, उनका ये रहता है। देखिए, हर आदमी की पहले अपने घर में इज्जत होना चाहिए। नीलेश राणे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, उनके पिताजी भी राजनीति में है, उनके भाई भी राजनीति में है, उनका घर में सपोर्ट नहीं है, वो बीजेपी में है। बीजेपी का कोई नेता उनकी बात को समर्थन आज तक नहीं दिया। वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कैबिनेट मंत्री है में देना। अभी आप बताइए, हिंदुओं के भी श्लोक जो है वो संस्कृत में होते हैं, क्या वो चेंज कर सकते क्या? पहले अपने को अपने घर में चेंज करना चाहिए ना। वो जो श्लोक बोलते हैं, उन्होंने आके अगर बताया कि मैं आज से श्लोक संस्कृत में नहीं बोल रहा हूँ, मैं मराठी में बोल रहा हूँ, भाई आप लोग भी बोलो। ये जो हमारा इस्लाम है वो अरब से आया है, तो वो अरबिक भाषा में हर चीज श्लोक लिखे है। जैसा ही हिंदुइज्म है, हिंदू यहाँ से आया तो यहाँ का संस्कृत है, तो हम अरबी यूज करते हैं। तो ये इसको अरबी में तो क्या आप मराठी बोलना इतना जरूरी नहीं समझते जिस प्रकार से प्रेशर राज ठाकरे क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, मराठी में कैसा उसको प्रेशर करना गलत है ना। और उसका समर्थन हम कैसा करेंगे? क्योंकि फेडरल कंट्री है ना यार। हम कोई आएगा वो दूसरे स्टेट से आके हमको हिंदी में सवाल पूछेगा, कोई दूसरे में जवाब देगा, तो हम महाराष्ट्रियन है बात नहीं कर देंगे, ऐसा नहीं बोल सकते। या और भी हमारे साथ व्यापारी है, इनसे भी बात करेंगे। आप बताइए, आप भी व्यापार करते हो, क्या कोई आपसे जबरदस्ती कर सकता है कि आप मराठी में बात करो? नहीं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। अगर कोई मराठी में बात करेगा तो हम मराठी में ही बोलेंगे, जो हिंदी में बोलेगा तो हम हिंदी में बोलेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई मारधाड़ करते हैं मनसे वाले या कुछ करते, तो आपका क्या जवाब रहेगा उसके लिए? नहीं, हम तो सोचते हैं कि भैया मारधाड़ से कोई फायदा नहीं है।
ये अपना भारत है, अपना महाराष्ट्र है, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो क्या मराठी के आप समर्थन में हो या क्या मराठी सबको आनी चाहिए, क्या कहना आपका? नहीं, मराठी थोड़ी बहुत, अगर कोई मराठी में बोलता है तो बोलना चाहिए, कोई हिंदी में बोलता है तो बोलना चाहिए। जबरदस्ती कोई करता है? जबरदस्ती तो कोई मतलब जबरदस्ती करे तो मराठी बोलोगे क्या आप? नहीं, जबरदस्ती बोलेंगे तो मराठी नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? नहीं। हमारे साथ एक नौजवान भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी हम लोग उनकी भी राय लेंगे। कोई मराठी, जिस प्रकार से मराठी मुद्दा जो है पूरे महाराष्ट्र में जो है एक बहुत बड़ा मसला है कि मराठी जो आपको बोलना जरूरी, नहीं तो हम स्कूल बंद कर देंगे, ऑटो वाले को थप्पड़ पड़ रहे, दुकानदारों को थप्पड़ पड़ रहे, तो कोई मराठी बोलने के लिए अगर आपको बाध्य करता तो आपका जवाब क्या रहेगा? देखिए, मैं मराठी समझ सकता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं सकता। अब इसमें अगर कोई मुझे फोर्स करे कि मैं मराठी में ही बात करूँ तो ये तो गलत है। अब अगर कोई मुझसे हिंदी में सवाल करेगा, मैं उसका उत्तर उसको हिंदी में दूंगा। मैं जहाँ जिस हद तक के मराठी में बात कर सकता हूँ उस हद तक के करूंगा, लेकिन कोई प्रेशर नहीं कर सकता है मुझे। अगर आपसे जबरदस्ती किया कि नहीं मराठी में ही बात करना है तो क्या जवाब रहेगा? ये तो गलत रहेगा सीधा सीधा, फिर इसके लिए मुझे ऑफिशियली कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर मराठी नहीं आते तो आप फोर्स कर नहीं सकते हैं ना किसी को मराठी बोलने। आप राष्ट्रभाषा का फेवर करते हो या मराठी का फेवर करते हो? मैं राष्ट्रभाषा का फेवर करता हूँ, क्योंकि मराठी हर कोई जानता नहीं है। मान लो कोई बाहर से आ रहा है तो हम उसे, हमारे जो सिटी है नागपुर, अगर यहाँ पे ये चीज़ कॉमन हो चुकी है तो फिर ये तो गलत संदेश जा रहा है उसके लिए, फिर हमारा नागपुर में टूरिज्म खत्म हो जाएगा। तो मराठी के लिए ऐसा दंगे कराना, लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना, ये सही नहीं है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बुनियादी मुद्दे से दूर जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियां, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो भूलते जा रहे हैं और गलत जो है एंगल लेते हुए जो है एमएनएस की पार्टी आगे बढ़ रही है? ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि हमारे इससे भी बड़े बड़े मुद्दे जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन हमारी जो पार्टी है, एमएनएस जो वर्कर्स है, ये लोग मराठी को लेके काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हो रहे हैं और लोगों पे अत्याचार कर रहे हैं। जैसे कि हमने भी देखा, गुजराती वर्कर थे, उन्हें मारा गया। वो बुजुर्ग थे और वो लड़का जो था जवान था, उसने अपने से बड़े इंसान पे हाथ उठाया। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। अगर मराठी नहीं आती है तो उसको फोर्स करना तो सीधे सीधे अपराधी है। तो बड़े बुजुर्गों को भी जो बख्शा नहीं जा रहा है मुंबई में, तो और मराठी के मुद्दे पर जो उनसे जबरदस्ती की जा रही है, आपका क्या कहना? अगर यही वाक्य अगर नागपुर में होता है या आपके साथ होता है या किसी आपके मित्र के साथ में होता है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? अगर ऐसा कुछ नागपुर में होता है तो ये बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा, क्योंकि नागपुर में हर प्रकार के, हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे कई ज़माने से चैन सुकून रहा है। अब उसमें अगर हम ऐसा सब करेंगे, ऐसी चीज़ें होंगी तो लीगल एक्शन लेना पड़ेगा इसके खिलाफ। वैसे होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि नागपुर एक बहुत अच्छा सिटी है और यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं। तो ये थे यहाँ के जो लोगों की राय, जो हमने हिंदी मराठी का जो विषय महाराष्ट्र में जो है काफी यानी हॉट चल रहा है, गर्म मुद्दा चल रहा है, इसी महाराष्ट्र में भाषा पर छिड़ी लड़ाई मुसलमानों तक आ गई। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे राज ठाकरे को चुनौती दे रहे हैं कि क्या वो मुसलमानों से जबरन मराठी बुलवा सकते हैं। लेकिन इस विवाद को लेकर देश के मुसलमान क्या सोचते हैं? दिल्ली के शाहीन बाग से हमारे सहयोगी जावेद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर एक नई राजनीति शुरू हो गई है। राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ता लगातार जो है हिंदी को लेकर गैर मराठियों पे लगातार टारगेट करते आ रहे हैं, लेकिन एक बार फिर एक नया मुद्दा शुरू हो गया है, मराठी, हिंदी और उर्दू। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि नितेश राणे ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो इस वक्त बयान चर्चा में हैं। इस वक्त हम दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में, मेरे साथ शाहीन बाग के रहने वाले लोग हैं, हम उनका रुख जानेंगे, उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि नितेश राणे अपने जो बयानों को लेकर हमेशा विवादित रहे हैं। उनका विवादित बयान रहा है, कभी मुसलमान तो कभी गोल टोपी तो कभी कुछ। इस वक्त जो है जिस तरीके से हिंदी को लेकर लगातार जो महाराष्ट्र में, मुंबई में ख़ास तौर से जो नॉर्थ इंडिया के रहने वाले लोग हैं, हिंदी बोलने को लेकर उनको टारगेट किया जा रहा है। और राज ठाकरे ने ये भी कहा, मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ। वहीं दूसरी तरफ नितेश राणे कहते हैं कि मराठी मदरसे में मराठी पढ़ाया जाए, अजान हो तो मराठी में हो, क्योंकि अगर राज ठाकरे को दम है तो मुसलमानों से पूछे। यानी कि पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से नितेश राणे ने हिंदी बना मराठी में मुस्लिम एंगल जोड़ दिया है, कहीं ना कहीं इसे राजनीतिकरण कहें या फिर विवादित बयान कहें, इसको लेकर क्या कहेंगे कि मराठी होना चाहिए मदरसों में, अजान मराठी में होना चाहिए, मुसलमानों को अगर बुलवा सकते हो तो बुलवाओ? देखिए, ये नितेश राणे का सीधा सीधा ये कि देखिए, ये एक रीजनल लैंग्वेज वर्सेस हिंदी का एक
कई जगह ये चल रहा है, कर्नाटका में भी हम देख रहे हैं, महाराष्ट्र में भी है। तो महाराष्ट्र में नीतीश राणे राज ठाकरे को कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन इसको चूंकि उनकी पॉलिटिक्स वैसी है, वो खबरों में बने रहना चाहते हैं, इसलिए इसको मराठी वर्सेस मुस्लिम एक इशू बनाना चाह रहे हैं। और रही बात, देखिए मराठी की मदरसों में कोई दिक्कत नहीं, आप मराठी पढ़ा सकते हैं मदरसों में, लेकिन जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, कल को आप बोलें कि नहीं साहब आप कुरान में मराठी में पढ़िए या आप नमाज में मराठी में पढ़िए, तो आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको आज़ादी देता है कि वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को मेनटेन कर सकते हैं। अगर बच्चे इस मदरसे में मराठी सीखते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह की कंट्रोवर्सी को पूरा हिंदू मुस्लिम एक रंग देना, वो नीतीश राणे के हमने पहले भी देखा है कि उनकी ये आदत है कि वो कंट्रोवर्सी में मुस्लिम इश्यूज़ लाना चाहते हैं, तरह तरह के बयान देते हैं, और इसका कोई और मकसद नहीं है सिवाय एक टेंशन क्रिएट करने का। क्योंकि देखिए हर जगह वो बीजेपी लेड गवर्नमेंट का पार्ट है, फेलियर है। महाराष्ट्र में कई इश्यूज़ को लेकर के फेलियर है, अभी बरसात है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बारिश में इस तरह की मुंबई में दिक्कतें आती हैं, उन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। मतलब विकास की बात ना हो कि ये हिंदू मुस्लिम, हिंदी मराठी, ये चीज़ें इशू क्रिएट की जा रही है। जी बिल्कुल, ये डेवलपमेंट से डाइवर्ट करने, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। ख़ास तौर से जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसकी अक्सर ये रहती है, और इस टाइम वो पावर में है। और रही बात राज ठाकरे की, राज ठाकरे का तो हम लोग जानते हैं द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स जो वो करते हैं, जो जिस तरह की उनकी पॉलिटिक्स है, वो भी हमेशा कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं। और अभी वो दोनों भाई साथ आए थे, तो उन्हें कुछ ना कुछ एक ऐसा बयान देना था, एक ऐसी एक कंट्रोवर्सी खड़ी करनी थी जिससे कि वो खबरों में बने। तो उन्होंने भी वो एक कंट्रोवर्सी खड़ी की, उस कंट्रोवर्सी का एक दूसरी और घटिया कंट्रोवर्सी से जवाब देने की नीतीश राणे ने कोशिश की है। अब इस पे तो जिम्मेदारी बनती है देवेंद्र फडणवीस की कि इस तरह के बयानों पे लगाम लगाएं, अपने मंत्रियों पे लगाम लगाएं, अपने पार्टी के लोगों पे लगाम लगाएं, और दूसरे के पार्टी के लोग भी जो किसी दूसरे राज्यों से जो महाराष्ट्र में आए हैं उनके साथ कोई किसी भी किस्म की जाति ना हो, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। शाहीन बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। शाहीन बाग एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ हर स्टेट के लोग रहते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो शाहीन बाग में भी देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से ये अब हिंदी बनाम मराठी, हालांकि ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अब ये हिंदू मुस्लिम ये शुरुआत हो रही है, जिस नीतीश राणे का जो बयान आ रहा है उस पर क्या कहना है आपका? अपना नाम बताइए। देखिए मेरा नाम मतलूब है, मैंने यहीं से तालीम हासिल की है और काफ़ी सालों से 20 सालों से मैं यहीं शाहीन बाग में रहता हूँ। ये जो ज़ुबान की बात हमेशा उठती है, लैंग्वेज की बात, ये जो तअस्सुब है, जो इलाकाई तअस्सुब देखने को मिलता है अलग अलग स्टेट्स में, और अभी जो ये न्यूज़ चल रही है महाराष्ट्र को लेकर के, मैं आपको बता दूं कि ये राज ठाकरे जो है इसका कोई सियासी वजूद अब बचा नहीं है, तो उसको वायरल होने के लिए कोई ना कोई मुद्दा चाहिए। किसी भी मुल्क के तरक्की के लिए ये लैंग्वेज बैरियर, ये इलाकाई डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। यही वजह है कि हिंदुस्तान की तरक्की में रुकावट होती है। नीतीश राणे कह रहे हैं कि जो मुसलमान है, मुंबई के मुसलमान इलाके में जाओ, गोल टोपी को जाके मराठी बोलवा के दिखाओ या उनसे करो, तो ये कहीं ना कहीं हिंदी बना मराठी जो नहीं होना चाहिए, अब उसमें मुस्लिम एंगल को जोड़ना कितना देखते हैं आप लोग? मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली मर्तबा ये आवाज़ नहीं उठाई गई है, इससे पहले भी कई बार इस तरह की न्यूज़ आई है। जहाँ तक मदरसे की बात रही, मैं ख़ुद मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि अलग अलग स्टेट और सूबों में जहाँ पर जो ज़ुबान है वो ज़ुबान बहैसियत एक ज़ुबान, एक लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। ठीक इसी तरह मराठी ज़ुबान जो है वो भी पहले से ही मदरसे में भी पढ़ाई जा रही है। लेकिन नीतीश राणे जिस तरह की बात कर रहे हैं उसे उसका नॉलेज और इल्म नहीं है, वो एक जाहिल इंसान है कि कोई भी जो रिलीजन है, जो उसका जो है रिलीजियस बुक्स हैं, जो जैसे कुरान है, वो पूरी दुनिया में कुरान जो है वो अरबी ज़ुबान में उतरी है, अरबी ज़ुबान में नाजिल हुई है, वो अल्लाह की किताब है। हदीस जो अरबी ज़ुबान में है वो एज़ इट इज़ अरबी ज़ुबान में ही पढ़ाई जाएगी, लेकिन बहैसियत उसको एक लैंग्वेज पहले से मदरसा में पढ़ाया जा रहा है और आगे भी पढ़ाया जाता रहेगा, इसमें कोई विवाद नहीं है। एमएनएस तो लगातार नॉन मराठियों को टारगेट करते आए हैं, लेकिन अब इस तरह से नीतीश राणे का जो बयान आया कि वो एक हिंदू के सपोर्ट में आकर जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए राजनीति, यहाँ पे किसी के साथ भी मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब गोल टोपी, मुसलमान, मुस्लिम इलाका, महाराष्ट्र, मदरसा, अजान, ये सब होने लगा है। अब यही लोग हैं जो मुल्क को तोड़ रहे हैं, यही लोग हैं जो मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, यही लोग हैं जो इलाकायत और ज़ुबान और मज़हब के नाम पर लोगों को मार रहे हैं जगह जगह, और यही लोग हैं जो हिंदुस्तान के पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की जो इमेज को ख़राब कर रहे हैं और नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो यही लोग हैं। क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आप भी देख रहे होंगे न्यूज़, अखबार, तमाम चीज़ें आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, नीतीश राणे का लगातार बयान आ रहा है, लगातार विवादित बयान हो रहा है, जो ट्रोल भी हो रहा है, कई सुर्खियों में बना हुआ, किस तरह से देखते हैं ये चीज़ें? देखिए हिंदुस्तान में
लैंग्वेज हमेशा से एक पॉलिटिक्स का हिस्सा रहा है। और आपको मैं थोड़ा पीछे लेके चलूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी में। 50s का जो दौर था आज़ादी के बाद का, तो आप देखिएगा कि महाराष्ट्र और ऑलमोस्ट सारे साउथ इंडिया जो है वो लैंग्वेज पे ही रीऑर्गेनाइज हुआ था। तो लैंग्वेज का एक इशू जो है वो है, और लेकिन इसको इस तरह से पॉलिटिकल करना या कम्युनल करना वो बिल्कुल ओकेजनल होता है, और इसके पीछे जो मोटिव है वो पॉलिटिक्स का मोटिव है। ठीक है, हिंदुस्तान एक मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी लिंगुअल स्टेट्स है, और ये हम नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की गारंटी करता है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो वायलेंट हो रहा है, इस पे वायलेंस हो रहा है लैंग्वेज पे डिबेट पॉसिबल है और वेलकम है और होता भी है। हमने टीवी पे देखा, हमने पेपर में देखा, हम पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन लैंग्वेज पे इस तरह से कहते हैं ना बिलो बेल्ट हीट करना या फिर एकदम कॉम्युनल करना, ये प्रॉब्लमेटिक है। और ये प्रॉब्लमेटिक इसलिए है कि ये आप लोगों को इससे जोड़ नहीं रहे हैं, इससे आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जो हो रहा है एंटी बिहारी या हिंदी स्पीकिंग लोगों के खिलाफ, चलिए थोड़ा सा समझ में आता है कि एक बड़ा तबका जो है नॉर्थ इंडिया का, खास करके यूपी बिहार का, वहाँ जाते हैं लोग, काम करते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो ठीक है, जेल करने के लिए थोड़ा सा आपको आनी चाहिए, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप बिल्कुल सीखिए, ज़ुबान जितनी ज़्यादा सीखना चाहते हैं सीखिए, और अच्छी बात है ये। आप हिंदुस्तान को एक कोहेसिव, एक मजबूत मुल्क बनाना चाहते हैं तो आपको मल्टीलिंगुअल होने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बिल्कुल फेवर करता हूँ। आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र जानिए। मेरा सवाल ये है कि राणे जो कह रहे हैं, क्या राणे साहब को ये नहीं पता है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमान हैं क्या वो मराठी नहीं बोलते? वो मराठी बोलते हैं। उनका पूरा टोपी मस्जिद और इलाके की बात क्यों कर रहे हैं? ये बात जो है ना, ये टोपी मस्जिद, अब उन्होंने कहा कि भाई अरबिक में क्यों अजान देते हैं, आप मराठी में दीजिए। भाई मेरे भाई, मैं नॉर्थ इंडिया का हूँ, मेरे पास मेरे घर में मैं पढ़ता हूँ गीता आप मराठी में या हिंदी में या किसी दूसरे लैंग्वेज में नहीं पढ़ सकते। गीता आप संस्कृत में पढ़ सकते हैं। तो हिंदू पुरानी जितने भी आई मीन लिटरेचर्स हैं, वो किसी भी आप पुराण ले लीजिए, आप रामायण ले लीजिए, महाभारत ले लीजिए, या इस तरह के जितने भी, ये सारे के सारे संस्कृत में हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ा नहीं हुआ कि आप इसको आप महाराष्ट्र में कैसे करेंगे, आप मराठी में कैसे बोलेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स माना जा रहा है सुर्खियों में। पॉलिटिक्स है ये, और मैं बता रहा हूँ बार बार कि ये लैंग्वेज की जो पॉलिटिक्स है ये हमेशा से रही है, 50s से रही है, और अभी और आगे रहेगी। इस पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और ख़ास करके जहाँ ये हो रहा है, जैसे बीच में अभी आप देखे होंगे कर्नाटका में, तमिलनाडु में ओकेजनली होता रहता है। महाराष्ट्र में, जैसे तमिलनाडु में और या कर्नाटक में जो हुआ, उसमें वायलेंस हमने नहीं देखा। ठीक है, एक प्रोटेस्ट देखा, लेकिन उसका फिजिकल फॉर्म में वायलेंस नहीं देखा। महाराष्ट्र में फिजिकल फॉर्म में वायलेंस, ये बिल्कुल कंडेमनेबल है, ये बिल्कुल वेलकम नहीं है, ये बहुत गलत है, और इससे आप लोगों को जोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि आप अपने स्टेट का इमेज ख़राब कर रहे हैं। आपके साथी ने भी बताया, जो यहाँ पे अभी खड़े मतलूब की बताया, कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की खूबसूरती नहीं है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, दिल्ली में भी तमाम अलग अलग देशों के लोग रहते हैं, यहाँ पे तमाम स्टेट के लोग रहते हैं, लैंग्वेज बोली जाती है। लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से हिंदी बनाम मराठी, सभी लोगों ने कहा, ज़्यादातर लोगों का यही राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान की खूबसूरती है, सभी भाषा अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन जिस तरीके से अब हिंदी बनाम मराठी के बाद अब मुस्लिम एंगल शुरू हो गया, तो ये कैसे देखते हैं आप लोग? क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब एक ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है? लोग कह रहे हैं कि नीतीश राणे विवादित बयान देते हैं, मतलब वो लगातार बयान देते रह रहे हैं, MNS को दे रहे हैं, बीजेपी में फूट पड़ रही है, ये राजनीति है। लेकिन अब ये जो मुस्लिम एंगल लगातार बार बार हर चीज़ों में मुस्लिम, किस तरह से देखते हैं आप? नाम बता दीजिए। अमजद कामरान मेरा नाम हुआ, आई एम ए बैंकर। बेसिकली आई एम लिविंग इन शाहीन बाग लास्ट 20 ईयर्स। बेसिकली ये जो सारा जो देखने को अभी आ रहा है, ये सारा पॉलिटिकल जिमिक है। बेसिकली अभी महाराष्ट्र में BMC इलेक्शन होने जा रहा है, बिहार में इलेक्शन है, तो ये जो भी इलेक्शन स्टैंड अगर इसको कहा जाए, तो जैसे पहले भी हमने देखा है कि लैंग्वेज का, नॉर्थ इंडिया वर्सेस महाराष्ट्र, वहाँ पे क्या लैंग्वेज बोली जा रही है, नॉर्थ इंडिया के लोग वहाँ जाके क्यों रह रहे हैं। बेसिकली वहाँ पे जो इशू उठाया गया था MNS के थ्रू, और राज ठाकरे और जो भी उद्धव ठाकरे हैं, इन लोगों का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो नॉर्थ इंडिया वर्सेस महाराष्ट्रियन रहा है हमेशा से। अब इन्होंने देखा कि अब ये पॉलिटिकल जो है बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो रहा है, तो इसी पॉलिटिक्स में एक मुस्लिम मुद्दा को भी अगर ऐड किया जाए, तो नॉर्थ इंडिया और जो महाराष्ट्रों के बीच में चल रहा था उसको थोड़ा हिंदू मुस्लिम में, चूँकि आज की जो भी गवर्नमेंट है वो अपने आप को सक्सेस मंत्रा मान रही है, तो वो हिंदू मुस्लिम किसी भी एंगल में जोड़ दो वो सक्सेस हो जा रहा है। मुस्लिम TRP है, मतलब सुर्खियों
मुस्लिम जो है आज की डेट में एक सिंबल बन चुका है, जहाँ पे किसी को कोई मुद्दा ना मिल पाए उसमें मुस्लिम हिंदू। आपका कहना है नीतीश राणे यही कर रहे हैं? उनसे वो कर नहीं रहे हैं, उनसे करवाया जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा अपने प्राइम मिनिस्टर से, माननीय मोदी जी से, कि इन सब चीज़ों पे अपना कोई स्टैंड लें और उस पर आगे फ्रंट लाइन पे इन चीज़ों का कोई ऐसा रूल रेगुलेशन बनाएं कि जिनके चमकने का अगर कोई सितारा बनना चाहता है तो पॉलिटिकल इस पे आ जाओ, कोई ऐसी बाइट दे दो ताकि अब उसका जो कोई एक पॉलिटिकल स्टैंड बन जाए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा मोदी जी से कि कुछ आकर आगे फ्रंट लाइन पे आए, कोई रूल रेगुलेशन बनाए ताकि इन सब जैसे लोगों को रोका जा सके। इस वक्त हमारे साथ शाहीन बाग के तमाम वो लोग हैं। हालांकि धूप की जो तापमान अगर बात करें तो टेम्परेचर बहुत हाई है, लेकिन लोगों की जो सोच है वो नीतीश राणे की सोच को लेकर यही है कि ये जो हो रहा है ये गलत है, क्योंकि